सो हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल पांडे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेई फ्रॉम क्लास 9th एंड क्लास 10th। सर वेट अ मिनट, सर वेट, क्योंकि सर आप थोड़ा अजीब बात कर रहे हैं सर। मतलब आप सर कह रहे हैं कि जेई की तैयारी, नीट की तैयारी क्लास 9th से क्लास 10th से। सर यही कह रहे हैं क्योंकि सर हमारा स्कूल का सिलेबस सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हमारा स्कूल का सिलेबस, स्कूल की कॉपी तो बन नहीं पा रही है सर। आप सर बात कर रहे हैं कि हम 9th और 10th में जेई की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो हमें एग्ज़ाम देना है 4 साल बाद, जो एग्ज़ाम हमें देना है 3 साल बाद, अभी से कैसे उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। भाई अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अभी से क्यों देना है, लेकिन अभी से प्रिपरेशन क्यों, उसका एक सिंपल सा आपको एक लॉजिकल देता हूँ। इसको पेरेंट्स भी जाकर देख सकते हैं। लॉजिकल रीज़न है बहुत कि अभी जाके ना आप जितने भी रिसेंट ईयर के 3 साल के जो टॉपर्स थे, उन टॉपर्स को एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो, जो रैंकर्स हैं जेई में और नीट में। बच्चा सारे जो आपके रैंकर्स होंगे ना, वो फाउंडेशन से आए हैं। बेटा फाउंडेशन मतलब ये होता है कि 8th 9th 10th से जो बच्चे जेई के लिए सोचते हैं, जो बच्चे नीट के लिए सोचते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। और बेसिकली उनमें क्या कॉमन चीज़ होता है कि वो 8th से 9th से और 10th से ही सोच चुके होते हैं जी और नीट के लिए क्लियर करना। तो बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग से, और उनके पास पेरेंट्स का, बाकी लोगों का एक बढ़िया सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वो लोग रैंक अच्छा लाते हैं यार। तो ये तो एक नॉर्मल रीज़न हो गया। सेकंड, जो आपको लॉजिकल रीज़न देता हूँ ना यार, बढ़िया लॉजिक, वो यार कि जल्दी से कंपटीशन में आना, लोगों को चेक करना कि लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, लोग कैसे लड़ रहे हैं। उसमें यार देखो, बेसिकली लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, एक रेस है, उसमें लोग दौड़ रहे हैं, कोई गिर रहा है किसी के ऊपर। तो बेसिकली दौड़ना आपको भी है, थोड़ा आप सेपरेट होकर दौड़ो तो अच्छा सा दौड़ सकते हो, क्योंकि बेटा क्योंकि आप गिर गए ना, तो आप पे लोग ऊपर चढ़ के आगे निकल सकते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसको लोग डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड चीज़ ये है यार कि आपने कभी क्रिकेट खेला होगा ना, तो क्रिकेट देखा होगा अगर, तो उसमें एक कॉमन चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि जो बैट्समैन होते हैं, जो ओपनर्स होते हैं, जो पहले आते हैं क्रिकेट खेलने, बेसिकली उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंचुरी या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट खेलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन ऑफ जो क्रिकेटर आएगा 5th पे 6th पे आएगा। क्योंकि जो बैट्समैन पहले आता है वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, लाइक कि उसने पिच को देखा, उसने बॉलर को देखा, उसने एक बढ़िया माहौल देखा, तो उसके हिसाब से उसके पास बहुत टाइम रहता है चीज़ों का समझने का और अच्छा क्रिकेट खेलने का। इन कंपेरिजन आप जो बैट्समैन 5th पे आएगा वो करो या मरो करके खेलने आता है, भैया छक्का लगाना है, चौका लगाना है, या तो आउट होना है। तो आपका भी यही है बेटा। अभी जो बच्चे 11th 12th में आते हैं वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लाइफ डिस्ट्रैक्ट रहती है उस टाइम पे। एंड जो बच्चे 9th और 10th में आएंगे उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि वो ओलंपियाड एग्जाम दे सकते हैं, वो कॉम्पिटिशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें तैयारी करनी है, जिस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो 5 से 6 पॉइंट होंगे मेरे जिसके थ्रू आप एग्जाम को, जेई और नीट को अभी से स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। तुम लोग बात करने वाले होंगे 5-6 वीडियो पे। तो अभी तक जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डू इट राइट नाउ, और सारे बच्चों को शेयर करो यार, भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। काफ़ी लेट हो गया इंट्रो इसका, तो स्टार्ट करते हैं। 5-6 पॉइंट होंगे जिनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके हाँ भाई, तो शुरू करें। करते हैं हम लोग उन पॉइंट पे डिस्कस करना जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप 9th और 10th से सोचते हो एग्जाम की तैयारी करना। क्योंकि वो पॉइंट शायद मैंने क्योंकि बेसिकली अभी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, 9th और 10th वाले बच्चों को ही गाइड कर रहा हूँ, जो बच्चे फाउंडेशन के हैं। तो जो मैंने अपने एज अ स्टूडेंट, जो मैंने सोचा, जो मैंने जाना अपने एक्सपीरियंसेस से, एंड एज अ टीचर 2 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता चला है क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिले और थोड़ी सी चीज़ें आपको पेरेंट्स से सपोर्ट मिले, कोचिंग से सपोर्ट मिले, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो भाई पहला जो क्वेश्चन था कि सर अभी से क्यों, वो तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि आज थोड़ा आपने, अगर आपके आसपास थोड़े आपके जो आपके बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होंगे, उनसे एक पूछना कि 9th और 10th के बाद जब आप 11th में जाते हो यार, तो 11th में आपको धक्का लगता है, क्योंकि ना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि यार 9th में और 10th में चीज़ें बहुत कम दिया हुआ, और 11th और 12th में अचानक चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा होता है ट्रांजिशन। तो शायद आप उससे भी उबर नहीं पाओगे, मैक्सिमम बच्चे उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि 2 साल में उस उबरने, मतलब उससे खड़े होने में आपको टाइम लग जाता है। तो आई थिंक आपको 9th 10th में ही कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए जो कि आपकी 11th और 12th में प्रॉब्लम ना करे। तो पहला हो गया कभी से क्यों यार, हमने डिस्कस किया।
आपके मन में सेकंड प्रॉब्लम ये हुआ कि अब्बा नहीं मानेंगे ना, पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि पापा चाहते हैं कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएं। भाई बोर्ड में मेरे भी अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना, क्योंकि आज आप कहाँ हो ये मैटर करता है। भाई मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन देता हूँ कि आपका बोर्ड में 99% है, और एक आपका है IIT बॉम्बे, तो आप क्या लोगे? बिल्कुल आप IIT बॉम्बे ही लेने वाले हो, क्योंकि बोर्ड उतना मैटर नहीं करता, ये लोग आप भी जानते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि बोर्ड मैटर करता है। भैया आप अगर 9th-10th का एडवांस पढ़ रहे बच्चे, तो फिर कहाँ गलत है? वो तो अच्छे से लिख ही लेंगे ना, क्योंकि आप देखोगे जितने बच्चे कोटा जाते हैं वो कहीं ना कहीं डमी स्कूल लेते हैं, तो वो स्कूल में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वो अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक दो चीज़ें पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी समझना चाहिए कि चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आप थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया, जो कि यार आपको मैं सेकंड चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आपको ऑनेस्टी रखनी है अपने आप से। आपको क्या होता है ना, आप एक आइडियल बनाते हो बच्चों में, क्योंकि बेटा मैंने बोला ना कि जो बच्चे, मान लो कि किसी बच्चे का अभी सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर और उसने रैंक 1 होल्डर है, वो रैंक 1 रैंक 2 है, तो आप उसके प्रोफाइल पे जाते हो, उसमें देखते हो कि उसकी रैंक 1 है, 01, मतलब उसकी रैंक 1 है, उसके आगे लिखा हुआ NTSC स्कॉलर, NSC JS PRMO RMO KVPY NSCC, मतलब सारे एग्जाम्स उसने फोड़ा हुआ है। अब आप ना अपना पोटेंशियल सेट कर लेते हो, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो सर हम क्यों नहीं कर सकते। आप भी वही चीज़ सोचते हो कि आपको भी उसी रास्ते से चलना है। भाई सबका रास्ता अलग होता है, मे बी आपने इस चीज़ को आज सोचा है और वो बच्चा इस चीज़ को बहुत पहले सोच चुका होगा। आई थिंक 8th से 9th से 10th से उसने इस चीज़ को सोच लिया होगा, तो उसका पोटेंशियल अलग था यार, उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिला, तुम्हें एक अलग इन्वायरमेंट में तुम पढ़ रहे हो। तो तुम्हें अपने हिसाब से जो तुम्हारी पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को पता करो, उसके हिसाब से आप एक सिंगल एग्जाम का गोल बना लो, उसी को क्वालिफाई करो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। 50 एग्जाम बेटा बारे में सोचोगे तो आई थिंक कुछ भी नहीं होने वाला है। एक एग्जाम की तैयारी करो, अपना पोटेंशियल निकालो, मेरे हिसाब से नहीं। अगर तुम्हें 2 तैयारी करना, 2 निकालो, 3 निकालो, इट डिपेंड अपॉन योर पोटेंशियल, योर टाइम एंड योर कन्वीनियंस। ठीक है, उस पर आप चल करके चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ये वो है यार स्कूल। कि अभी देखो, अगर आप 9th-10th में सोच रहे हो ना, तो आपके पास 2 चीज़ें आता है स्कूल, आपके 2 ऑप्शन आते हैं। एक होता है कि डमी स्कूल, एक होता है आपका फिक्स्ड स्कूल, जो कि आप पढ़ते हो बेसिकली। तो मैं आपको देने वाला हूँ सजेशन कि आप डमी स्कूल लो, क्योंकि बेटा डमी स्कूल में आपका अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं होता, कॉपी नहीं बनानी, आपको सिर्फ जाकर के एग्जाम देना है, एग्जाम भी अच्छे से निकाल लोगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो। और बेटा आपके जो फिक्स्ड स्टेबल स्कूल होते हैं उसमें आपको 75% अटेंडेंस देना होता है, कॉपी बनानी होती है एंड ऑल सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो डमी स्कूल लो, आप आज़ाद रहोगे, आप चीज़ें अच्छा कर सकते हो, जेईई में अच्छा प्लान कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डमी स्कूल ले सकते हो। 4th पॉइंट डिस्कस करना यार कि आप ना अगर तैयारी करने का सोच रहे हो तो नो योर कंप्लीट सिलेबस। आप जेईई का और नीट का कंप्लीट प्लेस सिलेबस निकालो। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो मुझे अपना सिलेबस से नहीं पता था, तो मैं कोचिंग जाता था, जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ता था, वही लिखता था, वही क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब बेटा टीचर तो वही पढ़ाएगा ना जो उसको आता है, जो उसको पता है, जो उसको क्वेश्चंस करवाएगा वो क्वेश्चंस फंसेंगे, तो बेसिकली ऐसा होता है, तो उसके मॉडल में फंसेंगे, तो ये हो जाता है। तो अपना सिलेबस निकालो, अपने अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट करो, तो वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, 4 पॉइंट ये हो गया। आते हैं 5वें पॉइंट पे, इज कोचिंग नेसेसरी। क्या कोचिंग जरूरी है या सिर्फ स्टडी करके हम लोग चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं? तो मैं अगर बेटा आपको बोलूँ तो कोचिंग जरूरी है, क्योंकि ना 9th और 10th में अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको एक प्रॉपर गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ना आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, स्टेबिलिटी कम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको रोकना बहुत जरूरी है। आपको रुकना कहाँ है, क्योंकि आप 9th और 10th में MIT भी सोच लेते हो ना, अपने पोटेंशियल से ऊपर सोच लेते हो। सोचना गलत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल को देखो। तो आपके पास एक फिक्स टीचर, अगर आप पढ़ते हो तो बेटा आपके लिए टीचर आपका कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर बच्चा सिंसियर है, डेली क्लास कर रहा है और उस हिसाब से पढ़ रहा है जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, तो मैं तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो बच्चे मेरे रहे हैं 2 साल 3 साल जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लोग जानते होंगे कि मैं उनको हमेशा गाइड करता रहता हूँ उनकी चीज़ों को लेके। तो कोचिंग जरूरी है, कोचिंग में आप एडमिशन लो, अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे कोर्सेज वहाँ पे होते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सारे टीचर अच्छी फैकल्टी के हैं, तो आप उनसे अच्छे से गाइडेंस करके पढ़ सकते हो, राइट। सेकंड होता है कि सर बुक्स या स्कूल का मॉड्यूल, कोचिंग का मॉड्यूल। तो बेटा कोचिंग का मॉड्यूल इज अ बेस्ट ऑप्शन अदर देन बुक, ऑथर बुक।
ऑथर की बुक्स में ना मतलब मैंने देखा है कि थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा नॉलेज होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि जो स्कूल के मॉड्यूल होते हैं, जो कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं, वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो उसी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ही बनते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग मिलके बनाते हैं। मैं भी एक ऑफलाइन कोचिंग में था, तो हम लोग मिलके काम करते थे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे। तो उससे क्या होता था कि ना हम लोग वही चीज़ देते थे यार जो कि एक्चुअल बेनिफिट है आपके लिए, जो कोई क्वेश्चन देते थे, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्कूल के जो कोचिंग के मॉड्यूल हैं उसको लगाओ, उसकी डीएलपी लगाओ, बहुत बेनिफिट करता है, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी। सो नेक्स्ट माइंड हमारा ये है कि प्लान फॉर ओलंपियाड एग्जाम। आप ना कोई एक टारगेट बनाओ किसी ओलंपियाड एग्जाम को लेके, 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, डिपेंड अपॉन योर पोटेंशियल। मैंने कहा आप एनटीएससी सोच सकते हैं अगर आप 10th में हैं तो, अगर आप 9th में हैं तो एनएससीजेएस सोच सकते हो। बेस्ट एग्जाम एनएससीजेएस, तो उसकी तैयारी करो, आपका जेई अपने आप निकल जाएगा। चाहे एनएससीजेएस निकले चाहे ना निकले, लेकिन आपका जेई निकल जाएगा, आपका नीट निकल जाएगा। आप केपीवाई सोच सकते हैं, 11th में आपको देना है, वो भी अच्छा कर सकते हैं। आप एनएसओ सोच सकते हैं, बहुत एग्जाम है। आप पीआरएमओ सोच सकते हैं। तो वो सारे एग्जाम आपको बूस्ट करते हैं। बूस्ट लाइक ये हो गया कि यार कि आपको ना एक कंपटीशन में अभी से ला के रख देते हैं। तो सिलेक्शन होना वो बड़ी बात नहीं है। आप कंपटीशन में आओगे, आप दुनिया देखते हो, आप लोगों को देखते हो, कंपटीशन कैसा है, हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव हैं। आप जेई के पेपर अभी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, आप अभी से आपको एक इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कि प्लान करो ओलंपियाड एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम को भी पढ़ो और एक अच्छा एक्सपीरियंस लो चीज़ों को लेके। सेकंड चीज़ ये होगा कि सर आगे आपने जितना चीज़ बोला सर हमने उसको फॉलो कर लिया, सर पढ़ेंगे कैसे? बेटा जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई की है और चीज़ें ऑब्जर्व किया है, चीज़ें किया हुआ है लाइफ में, एक चीज़ ये होता ना कि आप जब स्टडी करने जाओ, पढ़ने जाओ टीचर के पास, मान लो आपने अन अकेडमी ज्वाइन किया, तो कोशिश करो कि मान के चलो मैं आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा आप खुद से पहले से रीड करके आओ, मतलब कोशिश करो कि थोड़ी सी रीडिंग करके खुद आओ पहले आप, देन आप टीचर से पढ़ो, ठीक है। आप उस टीचर से पढ़ो, फिर आप टीचर से पढ़ने के बाद उसको जाके फिर से रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना यार, साइंटिफिक प्रूफ है कि आप जितना बार आपके रिफ्लेक्शन बढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्शन से चीज़ें और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ भी आप लोग जानते हो, मैक्सिमम टाइम अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ है आपके दिमाग में तो वो चीज़ आपके लिए बेटर हो सकता है, राइट। तो कोशिश करो इस तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बेटा सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जिसपे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपका मेन सिलेक्शन, जो आपका जो सिलेक्शन है बेटा वो आप ही हैं, ठीक है। और आपका सिलेक्शन उस 3 घंटे पे डिपेंड करता है जो कि आप आज से 3 साल बाद एग्जाम देने वाले हो। तो उसके लिए आपको यार प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। मैं फिर से क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, विराट कोहली अच्छा खेलता है, उसका रीज़न बेटा ये है कि बहुत प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस करता है ना तो उसको पता चलती है बेटा अब एक बॉलर कितना टाइप का गेंद फेंक सकता है, कितने एक्शन फेंक सकता है, तो उसको हर एक चीज़ पता होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेगा उसको आइडिया होता है गेंद कैसे आएगी। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतना आप क्वेश्चंस कर लोगे कि क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद बनना स्टार्ट हो, यार ये क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है, केमिकल बॉन्डिंग में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मोल वाले क्वेश्चंस ये भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है। तो आप उस हिसाब से खुद सोचने लगते हो। तो सब कुछ होता है प्रैक्टिस पे एंड आपके रिवीजन पे। ये कुछ चीज़ें थी जिन पे हमें डिस्कस करना था। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे इस एग्जाम को लेके या चीज़ों को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई देने वाला हूं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिंक पड़ी होंगी, आप उस लिंक को ओपन करके आप बेसिकली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और सारे बच्चों को शेयर करो यार। अब इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे एनटीएससी का बेनिफिट के बारे में, एनएससीजेएस के बेनिफिट के बारे में, खासकर पीआरएमओ पे डिस्कस करना है, बाकी और भी एमआईटी कॉलेज एंड सब चीज़ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या बाय बाय।